हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस डोर विद देव सर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। फ्रेंड्स, आपको बहुत बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसमें मैं आज जिक्र करूँगा भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और उसके विषय जो होंगे, जो टॉपिक होंगे, जिस पे बारे में मैं आपको एक लेक्चर देने वाला हूँ, वो होगा मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय उपराष्ट्रपति, भारत में आपातकाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न वो प्रश्न हैं जिसमें आपको केवल सटीक क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसमें आपको कोई बाहर की फालतू बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, आपातकाल, ये जितने भी टॉपिक मैंने लिए हैं, इसी संबंधित एक बहुत बड़ा ब्यौरा हमारे संविधान में मौजूद है। लेकिन मैं आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियरी होने वाले हैं, आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। केवल वो प्रश्न जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देर न करते हुए हम सीधे वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य, भारत के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, क्या कितने हैं, कैसे हैं, उन सब के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है, कहीं मत जाइए। मुश्किल से 20-25 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके फ्रेंड्स सभी इस वीडियो का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है, उससे पहले मैं आपसे बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल जो सक्सेस एट डोर विद देव है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद तो आने ही वाली है, तो अभी से लाइक कर दें। और यदि आपको हमारी बात पे यकीन नहीं होता तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और उसके बाद आप ये फैसला कर लें कि वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक होने वाला है। और साथ ही साथ वीडियो को आप बिना लाइक किए रह नहीं सकेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक चलते हैं और देखते हैं, टॉपिक बाई टॉपिक आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैनल जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की पूर्ण से पूर्ण तैयारी कराएगा। और अभी हाल ही में मैं एक जो यूट्यूब पर ही मैथ का सिलेबस शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत जल्द ही मैं मैथ क्लास लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। और हम सभी टॉपिक यहाँ पर क्लियर करेंगे मैथ के भी। और फिलहाल जो आज से मैंने राजनीति शास्त्र, जो भारत की राज्य व्यवस्था है, उस पर वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो डेली अपडेट पर आपको मैं इसका एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और मुश्किल से 5 या 6 वीडियो में आपको पूरी राज्य व्यवस्था भारत की समझा दूंगा, और इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। चलिए अब चलते हैं सीधी वीडियो पर, और पहले हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे भारत के मौलिक कर्तव्य से संबंधित सभी प्रश्न। तो भारत के मौलिक कर्तव्य से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया। तो ये पहला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया। तो ये है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, सन था 1976 ईस्वी में। तो पहली बार भारत में जो है मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। अगला है, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो अनुशंसा भी पूछ लेते हैं। तो यह अनुशंसा थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो कौन सी थी ये, सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो वो लास्ट में जुड़ा हमारा, अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना। ये हमारा अंत में सबसे आखिरी जो मौलिक कर्तव्य हमारे लिए जोड़ा गया है संविधान में, तो ये जोड़ा गया है कि हमें 6 से 8 तक के सब कक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा दिलानी है, निःशुल्क शिक्षा करनी है। और माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, इनको ज़रूर देखें। आगे चलते हैं, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं। तो जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान में कहाँ दिए गए हैं, ये है संविधान के भाग 4 कै में। तो भाग 4 कै में इनको दिया गया है। और साथ ही साथ इनके उल्लेख पूछ लेते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो वो है 51 का कै। तो देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि
की जो मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, इनको संविधान में कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो 51 क्या में इसको रखा गया है। और प्रश्न आ जाता है कि ये कौन से संशोधन के तहत रखे गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको संविधान में जगह मिली थी सन था 1976। कौन सी अनुशंसा पर थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर थे। और वर्तमान में कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं? वो हैं हमारे 11। और एक प्रश्न जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। याद रखेंगे, रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। तो चलिए, तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे और याद भी हो गए होंगे। कौन सा संविधान, इसमें संविधान संशोधन पूछ लेते हैं, संशोधन का साल पूछ लेते हैं, किस अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया था उनको पूछ लेते हैं, इनकी संख्या भी आ जाती है कभी कभी। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट संविधान जो कर्तव्य है हमारा, वो क्या है कि हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करानी है, और करानी ही है। बिना आप उनको उनको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। किस संविधान के कौन से उसमें जोड़ा गया है इन्हें? संविधान के भाग 4 में और उसके कै में जोड़ा गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हमारा 51 का कै। और ये लिए कहाँ के संविधान से गए हैं? रूस के। तो चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न हम क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे भारत की संघीय कार्यपालिका से संबंधित सभी प्रश्न। तो देखिए, ज़्यादा प्रश्न मैंने दिए नहीं थे आपको मौलिक कर्तव्य में, मुश्किल 7-8 क्वेश्चन थे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उससे बाहर एग्जाम से कुछ नहीं पूछा जाता है। आगे देखते हैं। तो हम देखेंगे भारत की संघीय कार्यपालिका क्या है। तो ये है प्रश्न संघीय कार्यपालिका के। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो भारतीय जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति, सभी जो सारी शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत का राष्ट्रपति उनका सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। आगे देखते हैं, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था। आपको पता है ना, भारत में संसद की ही चलती है, संसद ही कानून बना सकती है, कानून को निरस्त कर सकती है। तो संसद की, भारतीय जो व्यवस्था है वो सारी संसदीय व्यवस्था है। सारे कानून बनाने का अधिकार भारत में संसद को ही है। आगे देखेंगे, भारत में वास्तविक कार्यपालिका किसके पास है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका किसके पास है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। जी हाँ, वैसे तो हमारे प्रदेश में जो सर्वोच्च पद जो दिया गया है वो राष्ट्रपति जी को माना गया है, लेकिन जो शक्तियाँ दी गई हैं वो प्रधानमंत्री जी के पास ज़्यादा होती हैं। राष्ट्रपति को मात्र उनका स्वीकृति देनी होती है, बाकी ज़्यादा शक्तियाँ राष्ट्रपति जी के पास नहीं होती हैं। जो उन शक्तियों का जो वहन करते हैं, शक्तियों का जो अपना मानते हैं, उनका अधिकार दिखाते हैं, वो हमारे किन के पास होती है? प्रधानमंत्री जी के पास होती है। आगे देखेंगे, भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो नाम मात्र की, केवल नाम के नाम पर ही उनका यानी पद का नाम ही है, बाकी तो सारी शक्तियाँ भी बताए ना प्रधानमंत्री जी के पास होती हैं। तो राष्ट्रपति ये वो पद है जिसके पास जो शक्तियाँ है, कार्यपालिका है, वो नाम की ही होती है। प्रश्न पूछ लिया गया है एग्जाम में। आगे है, भारत में संघीय सरकार को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया। भारत में संघीय सरकार को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया, तो ये है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा भारत की जो संघीय सरकार है उसका प्रस्ताव रखा गया था। तो ये प्रश्न थे हमारे सारे के सारे संघीय कार्यपालिका से संबंधित सभी मोस्ट प्रश्न। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, अगर आएगा तो इसी से आएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। तो जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं उनसे संबंधित हमें कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में देखे जाएंगे उनके बारे में हम देख लेते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो इस समय मौजूदा हालत में जो मैं आज जिक्र कर रहा हूं, आज तारीख है 12 अगस्त 2020। आज तक की बात मैं बता रहा हूं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेता हूं। तो मौजूदा हालात में जो वर्तमान स्थिति है, भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो पहले जिक्र कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न।
कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो प्रथम नागरिक भी हमारे कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। हालांकि प्रश्न आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे प्रश्न मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में कभी ना कभी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, और एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न हल्का हो या भारी हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और उसी अहमियत को रखते हुए मैं आपके लिए ये प्रश्न सभी इकट्ठे करके लाया हूँ, चाहे वो आपको हल्के लगें या चाहे भारी लगें, लेकिन सत्य यही है कि हमारे ये प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न 3 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में ये कानून है कि एक राष्ट्रपति कितनी भी बार भारत में निर्वाचित किया जा सकता है। आगे है, भारत के खिलाफ महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग अगर आप ला रहे हैं, उन पर दोषारोपित करते हैं, तो उसको आप लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं। संसद के जो 2 सदन होते हैं हमारे, जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है, जो निम्न सदन है वो लोकसभा है। तो इन दोनों ही सदनों में से आप किसी भी सदन में राष्ट्रपति जी के खिलाफ महाभियोग चला सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं। आगे है, कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति की इच्छा उपरांत ही पद पर रहता है? तो जैसा कि आपको पता होगा, जो राष्ट्रपति जी हैं वो देश के नेतृत्व करते हैं, और उनके जो नेतृत्व करते हैं राज्य स्तर पर वो होते हैं राज्यपाल, जो केवल राष्ट्रपति जी की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति चाहें तो आज ही उनको हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार राज्यपाल हमारे देश में कार्य करते हैं। और राज्यपाल कौन होते हैं? प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन हैं उनसे संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो इन सभी निपटारों का कार्य करता है उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। पूछ लिया जाता है कि इनका जो निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है, तो मैं आपको बता दूं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। जब राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है तो उस मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उस मंडल में लोकसभा सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मतलब विधानसभा यानी जो आपको मैं नॉर्मल भाषा में बता दूं, राज्यसभा के सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद होते हैं, और वहीं हमारी जो विधानमंडल होता है, विधानसभा के सांसद होते हैं, मतलब हमारे विधायक भी होते हैं, यानी एमपी भी होते हैं, एमएलए भी होते हैं, और राज्यसभा एमपी भी होते हैं। ये तीन मिलकर राष्ट्रपति जी के लिए निर्वाचन करते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र किसको त्यागपत्र सौंपता है? जो राष्ट्रपति जी हैं वो भारत के जो मौजूदा हालत में उपराष्ट्रपति होंगे उनको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो अभी प्रश्न आया था पीछे, जो राष्ट्रपति जी हैं उनको हटाया जा सकता है अभियोग चलाकर। उनको कैसे हटाया जा सकता है? अभियोग चलाकर उनको हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों में भरना जरूरी होता है? तो राष्ट्रपति जी का जो पद है वो कितने दिनों में भरना जरूरी होता है? 6 माह। तो उसको कम से कम 6 माह का समय लगना चाहिए, ताकि वो उससे पहले पहले उसको भर लेना चाहिए। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का वेतन होता है। तो राष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है वो होता है आय से मुक्त, यानी उस पर कोई भी आयकर आप नहीं देंगे, आप उस पर कोई भी टैक्स नहीं देते हैं राष्ट्रपति जी। अगला प्रश्न है, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भी हमारे राष्ट्रपति जी ही होते हैं। हालांकि एक और पद भारत में अब CDS का पद आ गया है, आगे देखते हैं।
तो आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह अनुच्छेद 72 उनको यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो एक किसी भी क्षमा को, भारत में जो कोई सी भी क्षमा हो, कोई सा भी अपराध हो, उसके लिए क्षमादान दे सकते हैं। और ये शक्ति केवल राष्ट्रपति जी के पास है और ये अधिकार उनको देता है संविधान का अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। आगे चलते हैं, संसद के सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार किसे हैं? देखिए, संसद के जो सत्र हैं उसको आहूत भी करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का जो जितने भी अधिकार है वो सारे के सारे अधिकार हमारे राष्ट्रपति जी को ही हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकते हैं? तो ये भी हमारे राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन को किस अनुच्छेद द्वारा बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के द्वारा। यह अनुच्छेद 108 के द्वारा इनको बुलाया जा सकता है। धन विधेयक के सदन में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो धन विधेयक के प्रस्तुत करने से पहले भी हमारे राष्ट्रपति जी की अनुमति होती है। हालांकि इनका कुछ इस पर जोर नहीं होता है। अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो इनको मजबूरन उसको पास करना ही पड़ता है। ये धन विधेयक को पास करने की, धन विधेयक को जो पास विधायक है उसको रोक नहीं सकती, हमारे राष्ट्रपति जी के पास नहीं है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति जी किसकी नियुक्ति करता है, किस किस की नियुक्ति करते हैं, वो इसमें पद दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रधानमंत्री जी की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और मुख्य सतर्कता आयुक्त, इन सब की जो है हमारे राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। आगे देख लेते हैं और मोस्ट प्रश्न कौन कौन से राष्ट्रपति जी से पूछे जाते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। राष्ट्रपति का 2 कार्यकाल रहा, वो कौन से राष्ट्रपति जी हैं जिनका कार्यकाल 2 बार रहा? तो वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। आगे देखते हैं, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो राष्ट्रपति थे हमारे बीबी गिरी जी। बीबी गिरी जी की जो गणना थी, निर्वाचन बोर्ड मत की गणना थी, वो 2 बार करनी पड़ी थी। आगे है, राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए, वो कौन से राष्ट्रपति थे जो जिनको निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया था? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी को निर्विरोध चुन लिया गया था भारत के राष्ट्रपति जी के रूप में। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे हैं KR नारायण। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये गौरव प्राप्त है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को। प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल को प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। जो अभी हमारे प्रधान जो राष्ट्रपति हैं कौन है इस समय? रामनाथ कोविंद जी। उनसे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। और उनसे पहले जो थी वो हमारी पृथ्वी देवी सिंह पाटिल थी। अर्थात वो पहली ही राष्ट्रपति थी जो भारत की महिला थी। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन था जो भारत का राष्ट्रपति बना? तो ये कारनामा करके दिखाया था नीलम संजीवन रेड्डी जी ने। तो ये लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्हों को राष्ट्रपति बनाया गया था, अर्थात राष्ट्रपति बने थे। बाकी आज तक और कोई ऐसे लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं जो राष्ट्रपति पद पर भी नियुक्त हुए हों। और नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में एक बात और है कि इनको जो चुना गया था वो बिना किसी निर्वाचन के चुना गया था, अर्थात इनका कोई विपक्ष में मिला ही नहीं था। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? तो पहले असमी जो असम राज्य के नागरिक जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वो थे हमारे फखरुद्दीन अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद जी
भारत के प्रथम असम राज्य के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति जी की योग्यता दी गई है अनुच्छेद 58 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। और कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर होती है? प्रधानमंत्री जी के अंदर होती है। अगला मोस्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो ये भी होता है हमारा राष्ट्रपति जी में ही। राष्ट्रपति जी की बात चल रही है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति जी पर महाभियोग जो चलाया जा सकता है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो वो चलाया जाता है यदि वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे होते हैं, उसको अपने तरीके से चला रहे होते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं, तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको स्किप करना हो, जो आपको छोड़ना हो, जो आपको लगे कि नहीं ये तो बेकार है। बिल्कुल सारे सेलेक्टेड प्रश्न आपके लिए हैं। तो ये हैं यूएसए से। तो यूएसए से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति जी की स्वीकृति आवश्यक होती है, हालांकि वो उसको रोक नहीं सकते। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते? देखिए मैंने बताया था, धन विधेयक ही वो विधेयक है जिसको राष्ट्रपति जी अपनी इच्छानुसार रोक नहीं सकते हैं, वो उनको आगे भेजना ही होता है, वो पास करना ही होता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो आज तक केवल एक ही जो भारत के राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था वो वीटो शक्ति थी भारतीय डाकघर अधिनियम के आधार पर, यानी भारतीय डाकघर के लिए उन्होंने अपनी जेबी वीटो का जो अधिकार मिला है वीटो का, उसको पूरा किया था। चलिए आगे चलते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी हमारे भारत के राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो वो 50-50 होती है साहब। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो करते हैं संघ व समवर्ती सूची। देखिए 3 सूची हैं, राज्य सूची है, संघ सूची और समवर्ती सूची है। सूचियों पर वीडियो में आगे बनाऊंगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य? जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो कौन? सॉरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला, तो सबसे पहली महिला, हालांकि देखिए जो जीती थी वो तो हमारी थी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल थी, लेकिन जो पहली बार महिला जो खड़ी हुई थी जिन्होंने लड़ना चाहा था चुनाव, वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन किया था, बट उनको सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनको इलेक्ट नहीं किया गया था, उनको चुना नहीं गया था। लेकिन जो पहली भारतीय महिला भारत की राष्ट्रपति बनी वो थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। और आगे है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अपनी इच्छा अनुसार 2 सदस्यों को लोकसभा में तथा 12 सदस्यों को राज्यसभा में चुन सकते हैं। चलिए अब आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। जो भारत के उपराष्ट्रपति जी से संबंधित प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि और आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमको कमेंट में ज़रूर लिख दें, आपको तुरंत वो वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल के द्वारा। तो ये जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रही है, ये है हमारे उपराष्ट्रपति जी की, जो हैं एम वेंकैया नायडू जी, जो भारत के मौजूदा समय में क्या है उपराष्ट्रपति हैं। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित और जो प्रश्न बनते हैं मैं उनको कवर कर लेता हूं जल्दी से। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं?
देखिए, चाहे वो संविधान में राष्ट्रपति से गए हों या उपराष्ट्रपति जी के हों, वो सारे के सारे लिए गए हैं हमारे अमेरिका से। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। और लोकसभा के होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जो वर्तमान में इसमें कौन है? ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला जो हैं वो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति की हैसियत से कौन कार्य करता है? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश देश से बाहर होते हैं या ऑन ड्यूटी नहीं होते हैं तो उनकी सारे कामों की देख रेख कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति जी करते हैं। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही थी। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें प्रत्यक्ष वोट नहीं पड़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इनके लिए चुनाव के लिए अपनाई जाती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। याद रखेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है, जैसे कि राष्ट्रपति जी की होता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? तो ये है राज्य विधानमंडल का। जो एक उपराष्ट्रपति है वो राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो यह है 63 में ऐसा उल्लेख है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो वो लेते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य। देखिए, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और साथ ही साथ विधानमंडल के। लेकिन इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्य का कोई हस्तक्षेप इसमें, जो विधानसभा होती है अर्थात जो हमारे विधायक लोग होते हैं, उनका कोई यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति भी हमारा उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो उपराष्ट्रपति जी से संबंधित थे। अब हम पढ़ लेंगे आगे, और वो है भारत में आपातकाल। यानी भारत में जो अब तक आपातकाल लगे हैं, कौन कौन से आपातकाल होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न हम सब पढ़ने वाले हैं, सब कवर करने वाले हैं। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगते हैं, कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, कितनी बार भारत में लग चुके हैं, कौन सा आज तक अभी तक नहीं लगा है। तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मैं आगे देने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं की पर विचार किया जा सकता है? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? तो वो तीनों ही प्रकार के जो आपातकाल होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के हक या अधिकार के अंतर्गत आते हैं। वो तीनों का अधिकार राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई? तो वो की गई थी हमारी आंतरिक अशांति के कारण। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? तो ये है हमारा 1 माह के अंदर। यानी राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? तो वो 1 माह के अंदर उसको रखा जाना चाहिए। भारत में अभी तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा है। ये बहुत अच्छी बात है। भारत में आज तक कभी वित्त तंगी कभी भारत को भुगतनी नहीं पड़ी है। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो ये 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। कौन कौन से देखते हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी अक्टूबर 1962 में, जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था पंजाब में। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो वो है 12 महीने के लिए राष्ट्रपति द्वारा उसको बढ़ाया जा सकता है। यानी पहले 6 महीने के लिए लग सकता है और उसके बाद एक 6 महीने का और लग जाता है, और एक बार में अधिकतम जो है वो 6 माह तक चलेगा। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है केवल 6 माह, और राष्ट्रपति चाहें तो उसको एक बार और बढ़ाकर 12 महीने कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो टाइम रखा गया है वो 6 माह रखा गया है।
आगे देखते हैं, आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार का समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो वो है जीवन और शारीरिक सुरक्षा। जीवन और शारीरिक सुरक्षा को किसी भी आपातकाल के दौरान आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होगा। किसके लिखित निर्णय को की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा करते हैं? तो केंद्रीय मंत्री परिषद की जो उनकी जो लिखित निर्णय होगा, जो लिखित रिपोर्ट जाएगी उनके पास, तो उसको वो स्वीकृति दे देते हैं आपातकाल लगाने के लिए। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया गया था? वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? 2 माह के लिए। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए ये कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं आपातकाल के समय। और अंतिम प्रश्न है, आंतरिक शांति के किस कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया? तो वो थी 1975, इंदिरा गांधी जी का समय था। उस समय आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो ये थे सारे प्रश्न। आशा करता हूँ आपको पसंद जरूर आए होंगे, और आते भी क्यों नहीं, बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन था ये। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आप अच्छे से अच्छे वीडियो जो भी हमारे चैनल द्वारा अपलोड किए जाते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।